गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के सेशन में क्लास 10 के लिए न्यू सब्जेक्ट आप कह सकते हैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके पहले एक हिस्ट्री की पढ़ाई हो रही थी। ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर आपका है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, आज इसमें हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले रिसोर्स के बारे में समझते हैं। Everything available on this earth or in this environment which satisfy our need is called the resources. आप इसको देख समझ सकते हैं। इस पृथ्वी पर उपलब्ध सारी चीज जो ह्यूमन बीइंग की जरूरतों को पूरा करता है, मनुष्य की जरूरतों को पूरा करता है, वो सभी रिसोर्स में आता है। रिसोर्स का फिर से एवरीथिंग अवेलेबल in this environment that satisfy the need of the human being is called the resource. लेकिन रिसोर्स का ये डिफिनेशन हुआ, इससे इसमें तीन बातें और ऐड करना पड़ेगा। पहला, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। एक्सेसिबल टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब होता है कि वो रिसोर्स, जिस रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए, उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसको थोड़ा आप इस तरह देख सकते हैं। आज से अगर 2 साल पहले का हम काउंट करें, 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले के बारे में सोचे हम, जिस समय हमारे देश में फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं हो रहा था और रिसोर्सेज का यूज नहीं हो रहा था। उसका मेन रीजन था कि हमारे पास क्या नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं। बट उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया, हम लोगों ने उस रिसोर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो किसी भी रिसोर्स को यूज करने के लिए या यूजेबल थिंग में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट जो आपका चीज है वो है टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए। हमारे पास टेक्नोलॉजी वैसी होनी चाहिए ताकि हम उस रिसोर्स को कन्वर्ट करें यूजेबल टूल्स में और उसको यूज कर पाए। दूसरा है इकोनॉमिकली फीजेबल। दूसरा है इकोनॉमिकली फीजेबल। फीजेबल का मीनिंग होता है पॉसिबल। अब हमारे पास रिसोर्स तो है ही, लेकिन उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है उसमें भी ध्यान दिया जाता है। अब किसी तरह रिसोर्स का पता चल जाता है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बस उस टेक्नोलॉजी के हेल्प से अगर उस रिसोर्स को हम डिगिंग अप करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो देखना पड़ता है हाउ मच एक्सपेंडिचर इज यूज, हाउ मच कैपिटल इज यूज टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्स। कितने पैसे उसमें लगाए जा रहे हैं। अगर हम पैसे और यूज करते हैं और उसके कंपेयर में हमारा रिसोर्स डेवलप नहीं हो पाता है, तो बेनिफिशियल नहीं होता। छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए आप। आज से 20, 25, 30 साल पहले जो भी कहें, सनलाइट उसमें भी था, सूरज की रोशनी से एनर्जी मिलती थी, लेकिन उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और आज भी लार्ज स्केल पे सोलर पैनल को नहीं बना पा रहे, ब्रॉड लेवल पे उसको यूज नहीं कर पा रहे। उसका कारण है कि उसमें खर्च अधिक पड़ रहा है। तो इसलिए इस पर ध्यान दिया जाता है कि रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए इस बात को भी ध्यान दिया जाता है कि इकोनॉमिकली वो फीजिबल होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, फिजिबल पॉसिबल होना चाहिए। थर्ड आपका है
कल्चरली एक्सेप्टेबल, हमारे देश का जो कल्चर और ट्रेडिशन है उस रिसोर्स को प्रॉपर एक्सेप्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जो बताती है कि रिसोर्स को कैसे हम कन्वर्ट करें और कैसे उसको यूज कर पा सकते हैं। तो फिर से देखिए, रिसोर्स क्या, एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस एनवायरमेंट विच सेटिस्फाइड आवर नीड और ह्यूमन बीइंग नीड इज कॉल्ड द रिसोर्स, और उसको यूज करने के लिए 3 फैक्टर बहुत जरूरी है। अब इसमें देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, फिर इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स एक दूसरी बात है। इसमें है आप नेचर से जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उसको यूजेबल गुड्स को कैसे ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, उसके लिए प्रोसेस है वो देख लीजिए। ये तीनों इंटरडिपेंडेंट फीचर, नेचुरल एनवायरमेंट मीन्स नेचर से जो हमें प्राप्त हुआ है, या फिजिकल एनवायरमेंट कहिए इसको, फिजिकल एनवायरमेंट कहेंगे इसको, और दूसरा है टेक्नोलॉजी, और थर्ड है इंस्टीट्यूशन। और इस तीनों को जोड़ने का काम करता है ह्यूमन बीइंग। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने निचले क्लास में पढ़ा है, ह्यूमन बीइंग की एक रिसोर्स है, आप कह सकते हैं ग्रेट रिसोर्स ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही पॉसिबल कर पाता है जो इस एनवायरमेंट में रिसोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है उसको कन्वर्ट कर पाता है यूजेबल थिंग। तो ह्यूमन बीइंग इज आल्सो ए ग्रेट रिसोर्स। अब देखिए, नेचर से प्राप्त हमें जो फिजिकल एनवायरमेंट है वो देख लीजिए, और ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। ह्यूमन बीइंग ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद उसने एक इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन दिया, तो और तब इस नेचुरल रिसोर्स को उसने ट्रांसफॉर्म किया यूजेबल थिंग्स। इसको ऐसे देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी रिसोर्स जैसे आप देख सकते हैं, अर्थ से नीचे फॉसाइल फ्यूल पड़ा हुआ बहुत पहले था, वो आ गया आपको फिजिकल एनवायरमेंट पे आ गया। अब ह्यूमन बीइंग ने अपने स्किल को डेवलप करके, अपने नॉलेज को डेवलप करके उसने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया जिससे प्रॉपर वे में जमीन के नीचे से, अर्थ से डिगिंग अप कर सके, फॉसाइल फ्यूल को, क्रूड ऑयल को निकाल सके। ये टेक्नोलॉजी किसने डेवलप किया, ह्यूमन बीइंग ने डेवलप किया। उसके बाद इसने इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन किया, और तब जाकर के उस क्रूड ऑयल को निकालकर और उसको डिफरेंट तरह से यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट किया गया। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स। आप यहां पर थिंग्स को समझ सकते हैं नेचुरल रिसोर्स के रूप में, जो थिंग्स हमारे पास अवेलेबल है। आगे हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। ओके, अब जो हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का क्लासिफिकेशन हम अब आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं।
तो रिसोर्स क्लासिफिकेशन में पहला है ऑन द बेसिस ऑफ origin, on the basis of origin, origin के बेस पे रिसोर्स का क्लासिफिकेशन दो तरह से, बायोटिक और एबायोटिक। अब देखिए बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक मीन्स बायोटिक का मतलब है ऑल द लिविंग थिंग्स which are available on this ground or in this environment। जो भी लिविंग थिंग इस धरती पे अवेलेबल है वह सभी आते हैं आपको बायोटिक। अब इसको कर सकते हैं एग्जांपल में फ्लोरा एंड द फॉना, फिर लाइव स्टॉक भी कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग, ऑल द एनिमल्स, plants, microorganisms, from the microorganisms to the largest animal, ये सभी आते हैं इसमें बायोटिक रिसोर्स। दूसरा है अबायोटिक रिसोर्स, all the non-living things and all the non-living goods that are available on this earth, वो सब आते हैं ये बायोटिक में। एग्जाम्पल देखिए रॉक, मेटल्स, मिनरल, ये सभी आते हैं है ए बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। फिर से देख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसको कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पे। हिंदी में क्या कह सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पे रिसोर्स को दो पार्ट में बांटा गया, बायोटिक और ए बायोटिक। बायोटिक मींस ऑल द लिविंग थिंग्स और ए बायोटिक ऑल नॉन लिविंग थिंग्स अवेलेबल ऑन दिस अर्थ comes under the resource of origin, उत्पत्ति क्या है। सेकेंड देखिए आपका सेकेंड जो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी से होता है खत्म होने के कारण, ये खत्म हो जाना, समाप्त हो। तो उस बेस पे इसको फिर दो भाग में बांटा गया, रीन्यूएबल और दूसरा है नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल और दूसरा है नॉन रीन्यूएबल। अब देखिए रीन्यूएबल का मतलब होता है रिसोर्स दैट कैन बी रिन्यू अगेन एंड अगेन। वह रिसोर्स जिसे हम रिन्यू करके या फिर वो कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकली हो, फिजिकली हो या फिर इन्वायरमेंटली हो, खुद रिन्यू भी हो जाते हैं, उसको कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्स। उसमें आप देख सकते हैं फिजिकली, टेक्नोलॉजिकली, रिन्यूड होने वाले, नए फिर बदल जाए, वो अपने को ट्रांसफॉर्म कर, उसको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। उसमें आप देख लीजिए एग्जांपल, आपको सोलर विंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड है। सोलर एनर्जी, सोलर लाइट कर सकते हैं, विंड कर सकते हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ,
ये सभी क्या है? ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्स है। वंस अगेन, द रिसोर्स दैट कैन बी रिन्यूड नेचुरली, फिजिकली, केमिकली और तो मैकेनिकली जो रिन्यू किए जाते हैं उसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। उसको देख लीजिए, सोलर लाइट, विंड, फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ, ये सभी खुद रिन्यू होकर के अपने आप वो फुलफिल हो जाते हैं। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आपको देखिए मिनरल्स, फॉसाइल फ्यूल्स, मिनरल्स एंड द फॉसाइल फ्यूल्स, ये सभी क्या आते हैं आपको? नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। अगर रिन्यू भी होते हैं, इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स। रिन्यू होते हैं लेकिन ये लाखों लाख साल के बाद ये रिन्यू होते हैं। तो ये आते आपको है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आते आपको है। नेक्स्ट आपका on the basis of ownership, on the basis of ownership, ownership मीन्स क्या होता है? मालिकाना, जो उसके मालिक उस और रिसोर्स के मालिक के बेस पर, ऑनरशिप के आधार पर उसको भी बांटा गया आपको है इंडिविजुअल रिसोर्स, द रिसोर्स दैट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल पर्सन, वह रिसोर्स जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति हो उसको कहा जाता है इंडिविजुअल रिसोर्स कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं हाउस, प्लॉट ऑफ लैंड, ये इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का ये प्लॉट होता है और हाउसेज होते हैं, इसलिए इसको कहा गया इंडिविजुअल रिसोर्स कहा गया। द रिसोर्स दैट इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल पर्सन इज कॉल्ड द इंडिविजुअल रिसोर्स। दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्स। The resource that is owned by a group of people or the community, the resource that is used by, that is owned by community, a community, उसको कहा जाता है कम्युनिटी रिसोर्स। किसी खास कम्युनिटी का वो, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल आप देख सकते हैं ग्रेजिंग लैंड, बरियर ग्राउंड, प्लेइंग ग्राउंड, प्लेइंग ग्राउंड, ये जहां पे भी होते हैं इसका यूज कम्युनिटी के पीपुल का, नॉट ए सिंगल पर्सन यूज दिस रिसोर्स। किसी भी एरिया में, किसी भी गांव में हो, जगह पे हो, जहां भी अवेलेबल है वहां के कम्युनिटी के पीपुल उसको यूज करते हैं, तो इसको कहा जाता है कम्युनिटी रिसोर्स। द रिसोर्स दैट इज यूज्ड बाय पीपुल ऑफ द कम्युनिटी इज कॉल्ड द कम्युनिटी रिसोर्स। पार्क है, इसमें आते हैं, प्लेइंग ग्राउंड इसमें आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में आप देख लिया आपने इंडिविजुअल रिसोर्स एंड द कम्युनिटी रिसोर्स। फिर नेक्स्ट देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में
आपको जो नेक्स्ट रिसोर्स है दैट इज द नेशनल रिसोर्स, वो नेशनल रिसोर्स, द रिसोर्स दैट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। नेचुरली आप इसको ऐसे देख सकते हैं, किसी भी कंट्री का जो रिसोर्स है, जो लैंड पार्ट है, जो भी रिसोर्स है, एक्चुअली उस रिसोर्स का मालिक तो गवर्नमेंट ही होती है, लेकिन उन्होंने अपने देश की जनता को उसे यूज करने के लिए दे रखा है। जब कभी उन्हें जरूरत पड़ेगी तो उस रिसोर्स को उस व्यक्ति से ले सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लें कि मान लीजिए कि किसी खास एरिया में किसी खास व्यक्ति का वो लैंड दे रखा है, उसके पास में है, उस रिसोर्स को वो व्यक्ति यूज कर रहा है। अचानक गवर्नमेंट के सर्वे में, मैपिंग में ये पता चलता है कि उस लैंड के नीचे लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस लैंड को उस फैमिली, उस पर्सन से एक्वायर कर लेगी। उसके बदले में हो सकता है उसे जो भी देना हो दे दे, और वह जो लैंड है वह गवर्नमेंट का रिसोर्स कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये सारा रिसोर्स तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ही है, नेशन का ही है, बट नेशन ने अपनी जनता को प्रोवाइड कर रखा है यूज करने के लिए, तो उसको कहते हैं नेशनल रिसोर्स करते हैं। उसमें देश के अंदर जितने भी आपको देख लीजिए मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल है, मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है, अब देखिए फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वाटर है, ये सभी आते हैं आपको नेशनल रिसोर्स में आते हैं। और देखिए ओशिनिक पार्ट में, नेशनल रिसोर्स में अगर हमारे देश का मैप ये दे रखा है, ओशिनिक पार्ट है, तो समझेंगे 12 नॉटिकल मील, 12 nautical mile from the coastal areas, the resource is used by the country. उसके समुद्र में 12 nautical mile कहिए, या फिर आप इसमें कह सकते हैं 19.2 किलोमीटर। अगर इसको आप कन्वर्ट करें किलोमीटर में तो 19.2 किलोमीटर आता है, जो आप इस बॉर्डर में अगर तक यूज कर सकते हैं। ये भी आता है नेशनल रिसोर्स में आता है। नॉटिकल माइल ओशियन में डिस्टेंस मेजर करने का ये नहीं है, तो इसको आप कह सकते हैं नेशनल रिसोर्स। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्स। आप इसको देखिए, बियॉन्ड द 200 किलोमीटर फ्रॉम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। 200 किलोमीटर फ्रॉम द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ एनी कंट्री, उसको कहा गया इंटरनेशनल रिसोर्स। और जहां तक रहा इसके ऑनर और मालिक के रूप में, तो इसके बाद की जो रिसोर्स है दैट कैन बी यूज्ड विद द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडी, लाइक यूएनओ, जैसे नाटो, इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके परमिशन से इंटरनेशनल रिसोर्स को यूज किया जा सकता है। तो ये हो गया ऑन द ऑनरशिप। आज 6 तक रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे आपको बढ़ाएंगे। और आप इस वीडियो को देखते समय इतना ध्यान रखें कि आपके बुक आगे होना चाहिए
और हमारे भाषा को तब सुने, लैंग्वेज को सुने, एक्सप्लेनेशन को सुने, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। ओके, थैंक यू।